स्वागत है वृत्त के केंद्र के पार्ट 2 में। पिछले वीडियो में हमने केंद्रक और अंतरकेंद्र के बारे में पढ़ा था। अंतर्वृत्त, अंतःत्रिज्या, माध्यिका, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी। आज हम हैं आपके बीच में परिकेंद्र, बहिर्केंद्र और लंब केंद्र के साथ। तो आज शुरुआत परिकेंद्र से। परिकेंद्र शब्द कहते किसको? परि मीन्स घेरा होता है, केंद्र केंद्र, पॉइंट, केंद्र पॉइंट। तो पहले परिवृत्त समझना पड़ेगा। परिवृत्त किसको कहते हैं? किसी भी बहुभुज का परिवृत्त उसके सारे शीर्षों से होकर गुजरने वाला वृत्त होता है। तो त्रिभुज के संदर्भ में जब हम परिवृत्त की बात करेंगे तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरने वाले वृत्त को, त्रिभुज के शीर्षों को छूकर गुजरने वाला है। अब अगर ऐसा है त्रिभुज ऐसे और ऊपर से पास कर गया है तो इसको हम त्रिभुज का परिवृत्त नहीं कहेंगे। ये परिवृत्त नहीं है, सर्कम सर्कल नहीं, वृत्त तो है लेकिन त्रिभुज का परिवृत्त नहीं है। त्रिभुज के परिवृत्त होने के लिए आवश्यक क्या है? त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूकर गुजरे, तीनों शीर्षों से होकर गुजरे। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरने वाले वृत्त को त्रिभुज का परिवृत्त कहते हैं। और इसके केंद्र को, परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्र, यानी परिवृत्त का जो केंद्र होता है उसे परिकेंद्र कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये पॉइंट पता कैसे होगा हमको कि परिकेंद्र पॉइंट कहां से है? तो त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, ये भुजा त्रिभुज है, इनके लंब समद्विभाजक, इसको समद्विभाजित कीजिए, इनको समद्विभाजित कीजिए, इनको समद्विभाजित, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। यानी ध्यान में रखना है हमको, भुजाओं के लंब समद्विभाजक का मिलान बिंदु, भुजाओं के लंब समद्विभाजक का मिलान बिंदु, त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक के मिलान बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। परित्रिज्या, केंद्र यानी परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी उसको परित्रिज्या कहते हैं। इसे प्रायः कैपिटल आर से सूचित करते हैं। सर्कम रेडियस को, ये जो हमारा होता है इसको हम लोग परित्रिज्या कैपिटल आर से सूचित करते हैं। ध्यान में ये रखना है परिकेंद्र त्रिभुज में, किस त्रिभुज में परिकेंद्र का लोकेशन का, पोजीशन का, ये डिपेंड करता है त्रिभुज कैसा। त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज है, जैसे इसमें देखिए, इसमें त्रिभुज एबीसी कोण भी लेस देन 90 डिग्री, न्यूनकोण है, तीनों कोण 90 डिग्री से छोट है। इसमें देखते हैं त्रिभुज में कोण बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसमें देखते हैं तो एंगल बी जो है वह ग्रेटर देन 90 डिग्री। तीनों में थोड़ा ध्यान दें, इनके भुजाओं के लंब समद्विभाजक जब बात है, ये इसका अगर हम खींचते न्यूनकोण त्रिभुज में, तो न्यूनकोण त्रिभुज में ऐसे खींच दीजिए, इसको लंब समद्विभाजित कीजिए, इसको लंब समद्विभाजित कीजिए, इसको लंब समद्विभाजित कीजिए, ये आपस में मिलेंगे त्रिभुज के अंदर। अर्थात त्रिभुज न्यूनकोण हो तो उसका परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। बहुत ध्यान देंगे। अब त्रिभुज समकोण हो, समकोण त्रिभुज में जब हम आएंगे तो जरा सा देखिए, समकोण त्रिभुज है, लंब समद्विभाजक खींचना है तो परस्पर लंब खींचना है, इस पे खींचे, इस पे, तो आप खींचने के बाद पाएंगे ये ऑलरेडी यहीं पे, इस पर लंब तो है ही, ये लंब है ही, और इसको इसका लंब यहीं आकर के मिलेगा। यानी समकोण वाले शीर्ष पर आकर के कर्ण के, माफ करेंगे गलत होगा, कर्ण का जो होगा मिलान पॉइंट, इस पे आकर कर्ण का मध्य बिंदु, यानी यहां पर भुजाओं के लंब समद्विभाजक कहां मिलेंगे? कर्ण के मध्य बिंदु। अब इसको मध्य बिंदु से हम अगर इसको खींचें तो इस प्रकार से बनता है परिवृत्त। ऐसे भी हम लोग जानते हैं, तो जब अगर ज्योमेट्री में हम लोगों ने देखा अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये अगर है ओ, ए बी व्यास है, ये सी है, तो हम लोगों ने पढ़ा होगा ये 90 डिग्री होता है, यानी अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्थात
यहां हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र समकोण कर्ण के, ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र समकोण वाले शीर्ष के सामने भुजा अर्थात कर्ण के उधर होता है, कर्ण के बाहर होता है। इस तरीके से न्यूनकोण त्रिभुज का अंदर में, समकोण त्रिभुज का कर्ण पर और अधिककोण त्रिभुज का बाहर होता है। तो ये परिकेंद्र हमें बहुत बहुत रूप से ध्यान में रखना होता है। और इसके बाद हम एक रिलेशन देखते हैं जिसकी सहायता से हम परित्रिज्या को ज्ञात करते हैं। परित्रिज्या यानी आर, ट्रिग्नोमेट्री का साइन फॉर्मूला है, कहता है a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन बी बराबर c बाई साइन सी इजिकल टू 2r, जहां r है सर्कमरेडियस, इसलिए r निकालना हो तो 2 नीचे आ जाए, कहीं लगा दीजिए, a 2 साइन ए, b 2 साइन बी, c 2 साइन सी। आगे ट्रिग्नोमेट्री में इसका विस्तार से विश्लेषण है। ऐसे देखिए, अगर हम साइन ए का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, इस रूप में भी लिखेंगे, लेकिन इसका जिक्र अभी हम यहाँ नहीं करते हैं। इसकी चर्चा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में विशेष रूप से की जाएगी। परिकेंद्र के बारे में एक बात हमें बहुत ध्यान रखना है, त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्ष से समान दूरी पर होता है। ध्यान में रखना है, अंतःकेंद्र तीनों भुजाओं से समान दूरी पर था और परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर। बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, अर्थात कि ये बिंदु का ओ ए, ओ बी, ओ सी ये समान, अर्थात सेंटर सरकम सेंटर ट्रायंगल के शीर्ष से समान दूरी पर होता है। अब इससे जुड़ा हुआ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं, जब त्रिभुज के शीर्ष के नियामक ये हो तो केंद्रक के नियामक कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा हम जब त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दिए गए हो तो परिकेंद्र के नियामक हम कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ एक त्रिभुज है एबीसी, ए x1y1, बी x2y2 और सी x3y3 है, वो का नियामक यानी परिकेंद्र है वो, इसका नियामक ध्यान में रखना। x1 जब हम लेंगे इस एंगल का ए का साइन 2a, x2 लेंगे तो साइन 2b, x3 लेंगे तो साइन 2c, मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़ दीजिए, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c से डिवाइड कर दीजिए। x कोऑर्डिनेट मिल गया, y कोऑर्डिनेट के लिए आप यही काम कीजिए, y1 साइन 2a, y2 साइन 2b, y3 साइन 2c, जोड़िए, नीचे साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। एक दूसरा रूप भी है, हम cos के रूप में लिख सकते हैं इसको, ax1 cos a, bx2 cos b प्लस cx3 cos c, a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c, a y1 cos a प्लस b y2 cos b प्लस c cos c y3 cos c और नीचे a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c। ध्यान रखना, जब cos का फॉर्मूला यूज करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीपल उसको गुना करना है किससे, साइड से। ए क्या है, जिक्र पहले ही किया जा चुका है, स्मॉल ए से साइड को सूचित किया जाएगा, ये स्मॉल ए यानी बी सी, बी क्या है, स्मॉल बी क्या है, ये है यानी ए सी, सी क्या है, ये है, और 2a क्या है, ये एंगल। इस तरीके से हमको त्रिभुज के परिकेंद्र के नियामक ध्यान में रखना होगा। अब अंतःकेंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र के बाद इनके बीच के रिश्ता हम आपस में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अब हम चलते हैं लंब केंद्र की तरफ। लंब केंद्र किसे कहते हैं। अब हमारा है लंब केंद्र। लंब केंद्र नाम से ये स्पष्ट है, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब किसको कहते हैं, शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया। अगर ये एक त्रिभुज है तो इसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो लंब डालते हैं इसको हम लोग शीर्ष लंब बोलते हैं, या इसको ऊंचाई भी कहते हैं।
स्वाभाविक है, जिस पे लंब डालते हैं उसको आधार और जो लंब डाला गया है उसे शीर्ष लंब या ऊंचाई कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो उसका जो ऊंचाई है वह एक्चुअली शीर्ष लंब है। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब के मिलान बिंदु, तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलेंगे उसे त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। अब यहाँ एक सवाल और उठता है, त्रिभुज के लंब केंद्र अंदर है बाहर है कहाँ? केंद्र के लिए तो हम लोगों ने भी देखा था अंदर में, अंतर केंद्र में देखा अंदर में, परिकेंद्र में कहानी कुछ बदल गई थी। न्यून कोण त्रिभुज के लिए अंदर, समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण पर और अधिक कोण त्रिभुज के लिए कर्ण से बाहर। लंब केंद्र की कहानी क्या? तो लंब केंद्र की जब न्यून कोण त्रिभुज है तो न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, लेकिन जब हम समकोण त्रिभुज की कल्पना करेंगे, समकोण त्रिभुज का, तो देखिए ये तो ऑलरेडी इस पे लंब है, ये इस पे लंब है। समकोण त्रिभुज में लंब आधार पर लंब होते हैं और आधार लंब पर लंब होता है, अर्थात ये जो है पी क्यू आर को अगर हम समकोण त्रिभुज माने तो पी क्यू लंब है क्यू आर पर और क्यू आर लंब है पी क्यू पर। और जब इस पर लंब डालेंगे, इसके शीर्ष से डालेंगे लंब, तो ये ऐसे आएगा। तो ये तीनों शीर्ष लंब कहां मिले? समकोण वाले शीर्ष पर। यदि हमसे पूछा जाएगा समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां होता है? समकोण वाले शीर्ष पर। समकोण त्रिभुज का न्यून कोण समकोण वाले शीर्ष पर होता है। अब जरा सा इस पे आ जाइए, अधिक कोण त्रिभुज पे। अब इस पे जब हम लंब डालेंगे तो देखिए ये बाहर क्यों ही आया बाहर, ये इस पे लंब डालेंगे सामने वाले का, तो कहने का सेंस है ये ऐसा, इसके शीर्ष से डालेंगे ये आगे, बढ़ाइए आगे। तो ये तीनों भुजा पर जब हम लंब डालेंगे शीर्ष से तो बाहर की ओर मिलता है। तो ध्यान में रखना है, अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर और न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। ये घटना जो है परिकेंद्र की और लंब केंद्र की, ये अंदर बाहर करते हैं। अंतर केंद्र अंदर ही रहता है, केंद्र के अंदर ही रहता है, इसे बहुत ध्यान में रखना है। अंतर केंद्र का बाहर नहीं जाना है, उसे केंद्र को बाहर नहीं जाना है। लंब केंद्र अंदर बाहर दोनों जाता है, परिकेंद्र भी अंदर बाहर जाता है, रेखा पर भी आता है। आगे तो बहिर्केंद्र नाम ही है, तो बहिर्केंद्र तो बाहर घटके का नाम है, बहिर्केंद्र तो बहिर्केंद्र ही होगा। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं शीर्ष लंब केंद्र किसको कहें। फिर से एक बार, तीनों शीर्ष लंब अर्थात तीनों ऊंचाइयां जो वो जिस बिंदु से मिलती है उसे त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब बोलते हैं। तीनों शीर्ष लंब का मिलान बिंदु, यहाँ AL लंब है BC, BM लंब है AC, CN लंब है AB और O हो गया अर्थो सेंटर। थोड़ा सा एक काम देखते हैं, पेडल ट्रायंगल। पेडल ट्रायंगल किसे कहते हैं? यहाँ AR परपेंडिकुलर शीर्ष लंब, BP परपेंडिकुलर, CQ परपेंडिकुलर, और इस तरीके से सामने की भुजा पर जो लंब पॉइंट हैं, लंब पॉइंट क्या क्या हो गए हमारे? PQR। इन तीनों को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है उसे कहते हैं पेडल ट्रायंगल। तो त्रिभुज ABC का पेडल ट्रायंगल है त्रिभुज PQR। हम थोड़ा सा आगे इसकी चर्चा करते हैं। फिलहाल जब त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दिए गए हो, अर्थात AX1 Y1, BX2 Y2, CX3 Y3, तो ये नजर डालते चलते हैं। हालांकि हमने बार बार जिक्र किया है कि ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, उसमें विस्तार से इसका जिक्र करेंगे। लेकिन याद करते चलते हैं कि लंब केंद्र का नियामक क्या होगा। फिर A पर अगर हम जाएंगे, A का x कोऑर्डिनेट x1 है, x इस बार एंगल A और रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो tan, x1 tan है। अब स्वाभाविक इसी से देखिए आगे केवल मस्तिष्क लगाना है, मनन करना है, चिंतन करना है। ऐसे भी ज्ञान अर्जन अध्ययन के लिए एक बहुत आवश्यक चीज होता है दर्शन, सुनन यानी सुनना, देखना, सुनना, और देखने और सुनने को गुनना। गुनना शब्द का अर्थ होता है गुना करना, अर्थात बार बार सुनो, बार बार देखो, बार बार देखना, बार बार सुनना, इसको कहते हैं गुणन करना। और जब आप गुणन करते हैं तो उसके बाद एक काम आपका और बचता है, वो है चिंतन करने का। चिंतन कीजिए कि अर्थो सेंटर किसे कहते हैं, क्यों इसका नाम अर्थो सेंटर पड़ा।
और इस चिंतन के बाद जो आपको मिलेगी सूचना, इसे आपका अपना अर्जित इस अपेक्षा के साथ कि आप दर्शन करें, श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें और इस चिंतन से ज्ञान का अर्जन करें। हम आपको बता रहे थे कि x1 tan A, x2 tan B, x3 tan C, tan A plus tan B plus tan C, फिर उसी तरह से y पे आएगी। ये कोऑर्डिनेट हो गया, अर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट खत्म। थोड़ी सी चर्चा हम पैटर्न ट्रायंगल के की करते हैं और इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हमारा है लंब केंद्र के बाद पैडल ट्रायंगल। पैडल ट्रायंगल का निर्माण किससे होता है, थोड़ा ध्यान से देखें हम लोग। ये त्रिभुज एबीसी है, इससे हम इस पे परपेंडिकुलर डाला, थोड़ा तिरछा हो गया लेकिन इसे लंब समझेंगे हम। यहाँ ये लंब है, ये लंब है, अर्थात त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा पर जो लंब डाला जाता है तो उसका जो बिंदु होता है, उन तीनों बिंदुओं को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है उसे त्रिभुज का पैडल ट्रायंगल कहते हैं। पैड शब्द का पैडल जनरली पैर रखने वाला जिस तरह से होता है, तो उसी तरीके से ये बना पैडल ट्रायंगल। पैडल ट्रायंगल का निर्माण लंब, शीर्ष लंब का जो एक छोर है, शीर्ष वाला पोर्शन छोड़ के शीर्ष लंब का जो दूसरा छोर है, शीर्ष वाले पोर्शन सबको शीर्ष छोर को छोड़कर अन्य तीनों छोर को मिलाने से बने ट्रायंगल को कहते हैं पैडल ट्रायंगल। पैडल ट्रायंगल एबीसी का इसमें कौन सा ट्रायंगल पैडल ट्रायंगल हो जाएगा, LMN। अब हम थोड़ा सा देखते हैं त्रिभुज के लंब केंद्र की शीर्ष से दूरी क्या है। तो त्रिभुज का लंब केंद्र यहाँ ये है। अब हम एक थोड़ा सा ये देखिए, ये लंब केंद्र है, तीनों लंब शीर्ष लंब जहां मिला वो लंब केंद्र है। इसके शीर्ष से दूरी, शीर्ष से दूरी ये जो दिखाई दे रहा है ये नहीं है, यहां से लेकर ये डिस्टेंस जो है वह ये नहीं है, बल्कि ये तो थोड़ा सा तस्वीर बनने के कारण ऐसा हो गया है, लेकिन ये कुछ अलग होगा। तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, लंब केंद्र की दूरी शीर्ष ए से निकालना है। शीर्ष ए से दूरी हो 2r cos। इसको थोड़ा हम अलग करके देखते हैं, ऐसे एक थोड़ा ऐसा ट्रायंगल लेते हैं। कहीं लंब केंद्र इसका ये है, सपोज कीजिए कि लंब केंद्र ये है और ये इसका है A, इसका B, इसका C है। अब इससे इसकी दूरी ये और सिर्फ ये ऐसे था, तो इससे जो दूरी है हमारा वह निकालना हो। A से तो cos A लेंगे, B से तो cos B, C से तो cos C, C शीर्ष से और 2r से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2r का वही अर्थ है, परित्रिज्या है, 2r परित्रिज्या है, इसे हमें ध्यान में रखना है। इस पूरे प्रक्रम में कैपिटल R और स्मॉल r के लिए समान द्योतक है। स्मॉल r अंतःत्रिज्या का और कैपिटल R परित्रिज्या का द्योतक है। अब लंब केंद्र से भुजाओं की दूरी, ये हमने शीर्ष से दूरी का, भुजाओं से दूरी का अभिप्राय ये दूरी। किसी से दूरी शब्द कहना हो तो दूरी का अर्थ उसको मिला देना एक होता है, लेकिन बिंदु की दूरी हो तब। भुजा की दूरी बिंदु से निकालनी हो, तल की दूरी बिंदु से निकालनी हो, तो दिए गए बिंदु से उस भुजा पर या उस तल पर लंब डालते हैं। बहुत ध्यान में रखना है। दो बिंदु के बीच की दूरी को हम बिंदु को सीधे मिला दें, स्ट्रेट लाइन। और अगर उस बिंदु से रेखा की दूरी की बात की जाए तो हमारे हाथ में जैसे गिरी है और इसकी थी, तो ये लंबवत दूरी पूछता है। इसको जो सीधा गिराएंगे उससे जो दूरी प्राप्त होगी इसको हम लोग कहते हैं दूरी। तो भुजाओं की दूरी है लंब केंद्र से 2r cos b cos c, इससे निकलेगा। a का जिक्र नहीं है इसमें, तो शीर्ष a से a वाली जो होगी उसकी भुजा स्मॉल a पर, इससे किसका जिक्र नहीं है, b का, तो ये भुजा b की दूरी। भुजा b मतलब क्या, AC, a मतलब क्या, BC, a बराबर BC, इसकी दूरी, इसमें b बराबर CA। देखिए इसको ऐसे भी ध्यान में याद रखने के लिए है, CA तो cos C cos A 2r। अब AB की दूरी तो 2r cos A cos B। इस तरीके से हमको लंब केंद्र से शीर्ष की दूरी, लंब केंद्र से भुजाओं की दूरी हमें पता चल जाएगा इसकी सहायता से। अब उसके बाद आता है पैडल ट्रायंगल की भुजा। पैडल ट्रायंगल हमने जिक्र किया। पैडल ट्रायंगल की भुजा अर्थात LN, MN, LM, LN, LM। तो पैडल ट्रायंगल की जो भुजा, अगर हमें
याद करनी है MN LN ML, तो 3 भुजा है, तीनों भुजा हमारा इस तरह से निकलेगा, A cos A लिखें या R sin 2 लिखें, दूसरी भुजा निकलेगा B cos B लिखें, R sin 2 B लिखें, तीसरा C cos C लिखें और या R sin 2 C लिखें, तीनों बराबर है, सिर्फ A के सामने की भुजा के लिए, B के सामने की भुजा के लिए, C के सामने की भुजा के लिए। इसका एंगल पूछता पाई माइनस 2A, यानी ये एंगल अगर पूछता तो ये हो जाता पाई माइनस, सॉरी ये A है तो ये हो जाता पाई माइनस 2A, ये B है तो ये हो जाता पाई माइनस 2B, ये C है तो ये हो जाता पाई माइनस 2C। तो इस तरीके से 3 एंगल निकलेंगे। अब ये कैसे होता है इसकी चर्चा आगे होगी। ये था हमारा पेडल ट्रायंगल से जुड़ा हुआ। लंब केंद्र में हमें क्या क्या बात ध्यान में मुख्य रूप से रखना है, तो तीनों शीर्ष लंबों का मिलान बिंदु लंब केंद्र होता है। न्यून कोण त्रिभुज में अंदर ही होता है, जब समकोण त्रिभुज की बात आती है तो समकोण वाले शीर्ष पर होता है और अधिक कोण त्रिभुज में यह बाहर निकल जाता है। इसके बाद तीनों शीर्ष लंब सामने वाली भुजा के जिस बिंदु पर मिलते हैं, इन बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसे उस त्रिभुज का पेडल ट्रायंगल कहते हैं। पर बाकी जो फॉर्मूला सब है इसको बार बार हम देखेंगे और ऐसे गणित के सफर में हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, त्रिकोणमिति ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब चर्चा होगी तो हम लोग विशेष रूप से इसके बारे में जानते रहेंगे। ये तो कोशिश थी कि एक नजर में हम केंद्र को कैसे समझते हैं। लंब केंद्र के बाद अब हमारा आखिरी केंद्र है बहिर्केंद्र। बहिर्केंद्र त्रिभुज का किसे कहेंगे, ये सपोज कीजिए त्रिभुज है, तो त्रिभुज के कोण एंगल इसको आगे बढ़ाइए और किसी दो बहिष्य कोण के समद्विभाजक ये जहां मिलते हैं इसे कहते हैं त्रिभुज का बहिर्केंद्र। तो किन्हीं दो कोण की बात किया गया है, स्वाभाविक है ये इसको भी बढ़ाएंगे, इधर बढ़ा दें तो इसके समद्विभाजक भी मिलते, इसको भी बढ़ाने पर इसके समद्विभाजक भी मिलते। तो इस तरीके से त्रिभुज में 3 बहिर्केंद्र होंगे। त्रिभुज में 3 बहिर्केंद्र हैं, E1 E2 E3। एक है BC साइड, त्रिभुज ABC, मूल त्रिभुज ABC है, BC के बाहर एक है, AC के बाहर एक है, AB के बाहर। फिर से एक बार बहिर्केंद्र हम देख लेते हैं। त्रिभुज के किसी भी बढ़ाने से बने दो बहिष्य कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का बहिर्केंद्र कहते हैं। एक बात हमें यहां ध्यान में रखना चाहिए, दो तो बहिष्य कोण था जैसे हमने जिक्र किया भी है बाहर से, और एक ये जो अंदर का एंगल ए को भी समद्विभाजित कीजिएगा तो ये आगे इसी से मिलेगा, अर्थात एक अंतःकोण और 2 बहिष्य कोण, एक अंतःकोण 2 बहिष्य कोण, या सीधे 2 बहिष्य कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का बहिर्केंद्र कहते हैं। ध्यान में हमें यहां रखना है वही मिलेंगे, उसी बिंदु पर आकर मिलेंगे जो बचा कोण था उसका अंतः समद्विभाजक। इस प्रकार से त्रिभुज में 3 बहिर्केंद्र होते हैं। त्रिभुज के बहिर्केंद्र को E से सूचित करते हैं, E1 E2 E3 हो गया, एक्स सेंटर है इसलिए नाम बहिर्केंद्र है। इससे हम लोग इस पर ये जो आया है सपोज कीजिए बहिर्केंद्र था E, इस पे लंब डालिए सामने वाली भुजा पर और इसको सेंटर मान करके रेडियस से वृत्त खींचिए। तो देखिए ये AB की बड़े भाग पर, AB के बड़े भाग पर, AC के बड़े भाग पर BC को टच करता है, BC यानी स्मॉल a को टच करता है, ये इसके बड़े भाग को टच करता है, ये इसके बड़े भाग को टच करता है, इसलिए इसे कहेंगे हम त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC का बहिर्वृत्त है। ऐसे 3 वृत्त हो सकते हैं। अब 3 वृत्त को फिर वैसे E1 को सेंटर मान करके एक वृत्त इधर होगा, E2 को सेंटर मान करके एक वृत्त इधर होगा, E3 का सेंटर मान करके एक वृत्त इधर होगा। तो इस प्रकार से ऐसे 3 बहिर्वृत्त होते हैं। बहिर्वृत्त कैसे समझेंगे, बहिर्केंद्र से सामने वाली भुजा पर लंब डाली, बहिर्वृत्त त्रिभुज में 2 भुजा को बढ़ाने से टच करती है और एक अंदरूनी भुजा, इसमें स्मॉल है, इसमें अगर आगे करते तो स्मॉल b पर, इसका स्मॉल c पर। अब ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी यह बहिर्वृत्त की त्रिज्या होगी। बहिर्वृत्त में 3 बहिर्वृत्त हैं, इसमें 3 बहिर्त्रिज्या होगी, 3 बहिर्त्रिज्या होगी। 3 त्रिज्याओं को R1 R2 R3 से सूचित करेंगे। हम R1 देखते हैं, बहिर्त्रिज्या कैसे निकालेंगे। R1 बराबर एरिया,
एरिया जिस ट्रायंगल की चर्चा है एबीसी की, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एस माइनस है। एक जब बहिर्वृत्त साइड ए पर है तो अब अगर यह बहिर्वृत्त इस साइड पर होता तो क्या लिखते हैं R2 बराबर, सिमिलरली लिख सकते थे हम क्या R2 बराबर एस माइनस बी। उसी तरीके से है एस को ही इसी को आगे बढ़ाया गया है, ये एस tan a/2 यानी मूल रूप से ये हमको ध्यान में रखना है, एंगल दिया है तो ये ध्यान में रखना है, उसी का डेराइव रूप है sin a/2 cos b/2 cos c/2, इसका टेबल डेराइव फॉर्म है। तो हमें ध्यान में रखना है मेनली ये R1 बराबर एरिया अपॉन एस माइनस ए, रूप दे दिया। तो इस तरीके से हमारा बहिर्वृत्त की त्रिज्या हमें ध्यान में रखनी है। R1 R2 R3 हमने केवल R1 का जिक्र किया, कॉरस्पॉन्डिंगली R2 R3 इसी तरीके से होगा संगत R2 बराबर एरिया अपॉन एस माइनस बी, R3 बराबर एरिया अपॉन एस माइनस सी। ए के सामने है तो tan a/2, बी के लिए रहेगा tan b/2। अब हम आते हैं त्रिभुज के बहिर्वृत्त बहिर्केंद्र के नियामक, शीर्ष के नियामक। ए का नियामक है हमारा x1 y1, बी का नियामक है x2 y2 और सी का नियामक है x3 y3। ध्यान में रखना है हमको, जब हम इसका नियामक लेंगे E1 का नियामक लेंगे तो ध्यान में रखिए E1 किस साइड के, त्रिभुज के किस साइड के बाहर है, स्मॉल ए के बाहर है। तो जिसके बाहर स्थित हो इन सेंटर का अंतर केंद्र का जो फॉर्मूला था आई का, उसको थोड़ा याद कीजिए। ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। हमको बस केवल E1 में क्या करना है, E1 E2 E3 में देखना यह है कि एक्स सेंटर किस साइड के बाहर बैठा है। E1 BC यानी स्मॉल ए के बाहर बैठा है, जिसके बाहर बैठा हो उसका चिन्ह केवल माइनस कर दीजिए और इन सेंटर का जो फॉर्मूला होगा वही, जैसे इसे हमने किया माइनस ए x1 प्लस बी x2 प्लस x3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 ए प्लस बी सॉरी। तो E1 का नियम हो जाएगा हमारा माइनस ए x1 प्लस बी x2 प्लस x3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से अगर E2 का रहता तो E2 B के अपोजिट है, क्या लिख देते E2 का नियामक, सीधे देखिए पहला था ए x1, इस बार ए प्लस में आता माइनस में बी आता बी x2 प्लस बी x3 और ए प्लस में बी माइनस में प्लस सी कॉमा, फिर लिखिए ए y1 माइनस बी y2 प्लस सी y3 ए माइनस बी प्लस सी। सिमिलरली E3 निकालना होता तो सी के आगे माइनस जाता, ए और बी के चिन्ह प्लस होते। तो बस अंदर के और बाहर केंद्र के नियामक में बस थोड़ी सी सावधानी पे बरतनी है। अंदर केंद्र में शब्द अंदर है इसलिए सब प्लस में, और बाहर केंद्र में देखना ये है किस साइड के बाद। अब इन सारे केंद्रों को जानने के बाद हम लोग त्रिभुज के भिन्न भिन्न ये जो स्पेशल पॉइंट आए हैं, अंतर केंद्र, बहिर केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र, इनके बीच की दूरियों को देखते हैं। बहुत उपयोगी है और हमें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा इस लिस्ट को। सबसे पहले हम देखते हैं परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी। परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी में फिर से एक बार हमें ध्यान में रखना है, परिकेंद्र कहते हैं किसको है, भुजाओं के लंब संधिवादक के मिलान बिंदु, और लंब केंद्र शीर्ष लंब के मिलान बिंदु। R परित्रिज्या 1 माइनस 3 cos A इंटू cos B इंटू cos C। A B C एंगल है। परिकेंद्र और अंतर केंद्र की दूरी है, यानी परिकेंद्र को अगर हम लोग O से सूचित करते, लेकिन क्योंकि लंब केंद्र को भी O से इस जगह एक काम करते हैं CO लिखते हैं, परिकेंद्र को C और I, ये डिस्टेंस CO का है, ये डिस्टेंस CI का है। यानी परिकेंद्र और अंतर केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, परित्रिज्या के वर्ग -2r, कैपिटल R परित्रिज्या, स्मॉल r अंतर त्रिज्या है।
परिकेंद्र और बहिर्केंद्र, बहिर्केंद्र 3 होते हैं जैसा हमने पीछे देखा है। और अब बहिर्केंद्र की, O परिकेंद्र है, E1 बहिर्केंद्र है, पहला बहिर्केंद्र। तो ध्यान में रखना है, बहिर्केंद्र के बारे में हमने कहा है, पीछे पढ़ा है, देखा है, जिस भुजा के बाहर स्थित है इसको ध्यान में रखना है। E1 भुजा A के बाहर स्थित है, E2 भुजा B के बाहर स्थित है। अगर ये एक त्रिभुज है ABC तो E1 कहीं इधर है, E2 यहाँ है, E3 यहाँ है। अब E1 के लिए है 1 + 8 sin A 2 cos B/2 cos C/2। अब क्यों हमने कहा कि इसको ध्यान में रखना है, किसके बाहर स्थित है, जिसके बाहर है उसके सामने का एंगल का हाफ साइन में है, बाकी कॉस में है। इसमें चलाएंगे तो ये B के बाहर का है तो B वाला आएगा साइन में, बाकी कॉस में। इसके बाहर रहेंगे तो ये C के सामने का है तो C वाला आएगा साइन में, बाकी कॉस में। तो ये देखिए 1 + 8 sin B/2 cos A/2 cos C/2। इस तरीके से हमारा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ज्यादा बेहतर है, r² + 2r। ये r1 क्या है, r1 बहिर्वृत्त की त्रिज्या है, r2 बहिर्वृत्त की त्रिज्या है, r3 बहिर्वृत्त की त्रिज्या है। यहां पर जो बहिर्वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या r1, यहां जो बहिर्वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या r2 और यहां जो बहिर्वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या r3 है। इसका जिक्र हमने पीछे किया है। ये बहुत बहुत हमें ध्यान में रखना है और हम जैसे जैसे इस पे अभ्यास करेंगे उस तरीके से इस चीज को हम आत्मसात करते जाएंगे। अब हमारे लिए जो बहुत दूसरा उपयोगी तथ्य है, माध्यिका की लंबाई। माध्यिका को पढ़ते वक्त हमने कहा था कि हम आगे इसका जिक्र करेंगे, माध्यिका की लंबाई का। त्रिभुज ABC है, ए पर जो माध्यिका है ये, इसको हम मानते हैं MA, यानी इसकी MA कहने का अभिप्राय है मीडियन एट ए, मीडियन एट ए, भुजा A पर। MB मीडियन एट B, MC मीडियन एट C। A अर्थात इसकी लंबाई, MB इसकी लंबाई, MC इसकी लंबाई। ये MA बराबर हम कह सकते हैं AL, ये BMN। तो MA का अभिप्राय किससे हो गया, AL से। कैसे निकालेंगे ये देखना है, 1/2 BA² + C²। BC जो आसन्न भुजा बच गया 2BC cos A। फिर देखिए जिस पर मीडियन है उसके सामने का, यानी जिस साइड पर, साइड का मिड पॉइंट से मिल रहा है उसके सामने का एंगल हमने लिया cos A। जब MB की बात आएगी cos B, MC की बात आएगी cos C। एंगल दिया रहे तब, लेकिन अगर तीनों साइड दिया रहे और तब हमें माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी हो, बहुत आसान है। तीनों साइड दिया रहेगा 2B² + 2C² - A²। किसका माइनस हो रहा है, उसका जिसके मध्य बिंदु की चर्चा, यानी जिस पर माध्यिका है। ए पर की माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है, 2B² + 2C² - A² का √½ बी पर की माध्यिका की हो तो ½ बी पर की माध्यिका है B² माइनस में चला जाएगा 2C² + 2A² - B²। सी पर की माध्यिका का हो तो इस तरीके से हम माध्यिका की लंबाई याद कर सकते हैं। और ये था हमारा परिकेंद्र लंबकेंद्र का। अब हम कोण समद्विभाजक की लंबाई और थोड़ा सा जो इसके बीच का जो रेशियो है इसको देखते हैं। अब हम कोण समद्विभाजक की लंबाई देखते हैं। किसी अंतःकोण समद्विभाजक कहने का अभिप्राय हमेशा अंतःकोण समद्विभाजक से होता है तब तक जब तक कि उल्लेख न किया हो कि बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक होगा। जहां कहीं भी आप देखेंगे कोण समद्विभाजक, आपको बहिष्ठ कोण के बारे में नहीं सोचना है, अंतःकोण के समद्विभाजक के बारे में सोचना है। त्रिभुज ABC का कोण A का अंतःकोण समद्विभाजक है AL, कोण B का अंतःकोण समद्विभाजक है BM और C का अंतःकोण का समद्विभाजक है CM। सिंपली हम कह सकते हैं कोण A, कोण B, कोण C के समद्विभाजक क्रमशः AL, BM और CM है। AL की लंबाई, फिर AL की चर्चा होगी। AL किस पर है, BC पर है। किस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, A को। BC को हम स्मॉल लेटर से सूचित कर सकते हैं, स्मॉल a, इसको कहेंगे स्मॉल b, इसको कहेंगे स्मॉल c। ध्यान से देखिए AL की लंबाई निकालनी है, इसकी लंबाई निकालनी है, ये B और C। ये जो कोण बना था, जिन दो भुजाओं से कोण का निर्माण हो रहा है वो भुजा है B और C। और अब इसकी लंबाई निकालनी है तो हम निकालेंगे 2BC cos A/2।
यानी ये एंगल के हाफ का कोसाइन और बी प्लस सी। बी प्लस सी कोण ए को बनाने वाला। अब अगर इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाता बी कोण किससे बना है? ए बी और एसी से। तो ए बी और एसी से बना है, यानी ये कोण जब आएगी बारी तो हमारा हो जाता ए बी 2ab cos b बाई 2 और a प्लस बी। ध्यान में बस केवल ये 2 इंटू जिन दो भुजाओं से बना है वह कोण, उसका गुणनफल इंटू कोण का हाफ का कोसाइन b प्लस सी। सिमिलरली वही उसी तरीके से हो। शीर्षलंब की ऊंचाई, शीर्षलंब की ऊंचाई a पर, यह भी शीर्षलंब किस पर है? a पर, जिस पर है एच ए मतलब हाइट ऑफ अल्टीट्यूड, हाइट ऑफ अल्टीट्यूड एट ए पर के शीर्षलंब की ऊंचाई। स्मॉल एक सुधार करते हैं, सॉरी, इधर होगा सी के सामने और ये होगा बी। तो ये हमें देखना है। अब है हाइट ऑफ अल्टीट्यूड अर्थात शीर्षलंब की। शीर्षलंब किस पर? इस पर, ए पर है एच ए। इसमें क्या देख रहे हैं? जिस पर है उसका बटा जिस एंगल का है, यानी बी सी कॉट बी प्लस कॉट। अगर इस पर अगर इस तरीके से होता तो अगर बी पर होता तो बी अपॉन बी है तो जिसका ये ए बी सी तो होता कॉट, यानी इस हाइट की बात आती तो साइड बी पर है, यानी एच बी लिखते हम, एच बी बराबर बी और कॉट ए प्लस कॉट सी। इस प्रकार से हम जान पाए हैं माध्यिका की लंबाई, कोण समद्विभाजक की लंबाई और उसके बाद शीर्षलंब की लंबाई। कब? जब एंगल दिया हो या साइड्स दिए हो या फिर 2-3 यानी जो उपलब्ध तथ्य हैं जो दिया हुआ है उसकी सहायता से हम इसको ज्ञात करते हैं। एक नजर अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज में। हम लोग तो जानते ही है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। लेकिन थोड़ा और जानते हैं, हम अपनी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त करते हैं। एबीसी उसी तरीके से त्रिभुज एबीसी के, समकोण त्रिभुज एबीसी के भुजा है एबीसी, ए स्क्वायर यानी तीनों भुजाओं के वर्गों का जोड़ उसकी परित्रिज्या के वर्ग का 8 गुना होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 8 और उसी त्रिभुज में कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 8। जब बात समबाहु त्रिभुज की हो बहुत अर्थ रखता है। समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या जो होता है वह अंतःत्रिज्या का गुना होता है। परित्रिज्या अंतःत्रिज्या का गुना। सारी बहिर्त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी, बहिर्वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगी, यानी R1 बराबर R2 बराबर R3 और वह परित्रिज्या का 3/2 होगी। परित्रिज्या का 3/2 होगी। इस तरीके से रिलेशन देख लीजिए। स्मॉल r अंतःत्रिज्या, ध्यान में रखेंगे, अंतःत्रिज्या अनुपात परित्रिज्या अनुपात बहिर्त्रिज्या। अंतःत्रिज्या परित्रिज्या परित्रिज्या 1 2 3 123 का रिश्ता है का 1 2 3 यानी अंतःत्रिज्या अनुपात परिवृत्त की त्रिज्या अनुपात बहिर्वृत्त की त्रिज्या बराबर 1:2:3। समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं √3/4 a स्क्वायर r a by √3। एक चीज, इतने केंद्र की दशा क्या होगी? सामान्यतः किसी भी त्रिभुज में अगर हम जाएंगे तो अर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र, जी केंद्रक या गुरुत्व केंद्र और सी परिकेंद्र एक ही सरल रेखा पर अर्थात एक ही सड़क पर मिल जाएंगे। तीनों का मकान एक ही सड़क पर है अर्थात संरेख होते हैं। हमें ध्यान में रखना है किसी त्रिभुज में अंतः केंद्र केंद्रक लंब केंद्र केंद्रक और परिकेंद्र, लंब केंद्र केंद्रक और परिकेंद्र किसी भी त्रिभुज में जो होते हैं वह संरेख होते हैं। और जब यह बात समबाहु त्रिभुज की हो जाए तो तीनों जनाब एक ही बिंदु पे चले आते हैं, यानी समपाती हो जाते हैं, यानी GOC एक ही पॉइंट हो जाएगा, आई भी हो जाएगा, अंतर केंद्र भी उसी पे चला जाएगा। तो GOCI सब एक बिंदु पर आ जाएंगे। समपाती होना एक साथ
पात कर जाना, एक साथ अपने को कर लेना, संपाती होना होता है, एक साथ होते हैं। एक त्रिभुज के केंद्र से जुड़ी हुई बातें थी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष सूचना है, अभी हमने एक अंदर देखा त्रिभुज के केंद्र से जुड़े सवाल ज्यामिति में पूछते हैं, नियामक ज्यामिति में होते हैं, त्रिकोणमिति में होते हैं। तो तमाम जो इससे जुड़ा हुआ केंद्र से, परिकेंद्र से, परित्रिज्या से, अंतःत्रिज्या से, बहिर्केंद्र से, बहिर्त्रिज्या से, इनके बीच के अपेक्षिक रिश्तों से, इनके बीच के अपेक्षिक स्थिति से, इनसे जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम्स टाइप क्या होते हैं, इसके साथ बहुत जल्द आपके बीच में होंगे अगले वीडियो में। और अगर हमारा जो समस्त जो वीडियो बनता है या फिर जिस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं, इसका आप पीडीएफ विस्तार से देखना चाहते हैं तो YouTube के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक से टेलीग्राम का दिया गया है, उस पे जाकर के आप हमारे सभी वीडियो का पीडीएफ देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।